हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार हम अपने चैनल पे यूपीएससी टॉपर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो उसी क्रम में दीपक मीना सर हमारे साथ हैं, जिनका इस साल 2023 का जो रिजल्ट आया है, तो 950 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे सर ने कैसे तैयारी की, कैसे रिसोर्सेज कलेक्ट किए, कहाँ से मोटिवेशन आया, ऐसी तमाम प्रकार की बातें हैं तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो सर सबसे पहले अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। Hello, my name is Deepak Kumar Meena. I've secured a rank of 950 in UPSC CSE 2023, and I've graduated from IIT Bombay in chemical engineering. And post graduation, I'm preparing for civil services, and and this year I've cleared this CSE examination. तो सर जैसे आपने बताया कि आपने आईआईटी की है, तो क्या होता है कि इसमें आप यूपीएससी में देखते हो सारे सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ के होते हैं। तो फिर वहाँ से यहाँ स्विच करना, तो फिर कैसे आइडिया आया? फिर आपको था कि मैं पहले आईआईटी करूँगा, एक डिग्री कर लूँ ताकि प्लान बी के टाइप में, फिर मैं यूपीएससी में जाऊँगा। कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला? आइडिया की आपने बात करी तो आइडिया तो कभी किसी को रहता नहीं है कि कैसे करना है। तो टेंथ में थे तब हमने सब बातचीत कर रहे थे कि साइंस मैथ्स जो जिनका मैथ्स स्ट्रांग है वो साइंस बिल्कुल, मैथ्स ले लीजिए। बिल्कुल। तो साइंस मैथ्स ले लिया। फिर किसी कज़न ने बताया कि आईआईटी करके होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसकी तैयारी कोटा में होती है, काफ़ी लोग कोटा जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो कोटा में चला गया, कोटा में कोचिंग ज्वाइन कर लिया। और 2 साल, वो साल काफ़ी, वो बोलते हैं ना कि जितना कम ज्ञान रहता है लाइफ में उतना अच्छा लगता है। कि कोटा में कोई नॉलेज नहीं था, कोई लाइफ के बारे में पता नहीं, बस पढ़ाई करने गए थे। तो वो 2 साल काफ़ी अच्छे निकले, 2 साल तैयारी करी है, फिर आईआईटी हो गया। जैसे कि आपने बताया कोटा गए, तो मैं भी कोटा गया हूँ। तो मैंने देखा है जैसे यहाँ मुखर्जी नगर में हम भीड़ देखते हैं ना यूपीएससी एस्पिरेंट की, हाँ। वैसे ही वहाँ पे जो आईआईटी नीट वगैरह की जेईई की तैयारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो क्या मतलब हम भीड़ देखते हैं तो उनमें से जैसे आप यहाँ पे आप दिल्ली में भीड़ देखते हैं, तो कितने परसेंट सीरियस बच्चे लगते हैं कि मतलब 10 लाख स्टूडेंट रह रहा है, तो उसमें से कुछ होंगे जो मजे करने आते हैं, कुछ होते हैं कि ठीक है पढ़ लेते हैं, नहीं होगा तो ये कर लेंगे, और कुछ लोग ही सीरियस होते हैं। हाँ, मेरे पास डेटा आईआईटी का तो नहीं है, पर यूपीएससी सीएससी का है। 14 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। जी। 7-8 लाख बैठने आते हैं प्रीलिम्स में। बिल्कुल। तो और उसके बाद सिलेक्शंस कम होते हैं, बट जो सीरियस लोग हैं, आई थिंक 70-80 थाउजेंड हैं, जो 70-80 थाउजेंड मेहनत कर रहे हैं, जो उस थ्रेशोल्ड तक मेहनत कर रहे हैं कि वो एग्ज़ाम को जिद है कि पास, मुझे हाँ, कि करना है। करना है। हाँ, 70-80 थाउजेंड वो लोग हैं। बिल्कुल। बाकी क्राउड आई थिंक उनको या तो पता नहीं है प्रेप कैसे करनी है, या मोटिवेटेड नहीं है। तो वो भी गलत नहीं है, सबकी अपनी अपनी मर्जी, उनको नहीं पढ़ना है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। जिनको जिसमें खुशी मिल रही है वो करने में मज़ा आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अपना फैमिली बैकग्राउंड और फाइनेंशियल सिचुएशन का ध्यान रखते हुए जो कर रहे हैं वो करिए। जी, तो आपका एक कौन-सा अटेम्प्ट था और इसके पहले अगर आपने और अटेम्प्ट दिए 1, 2, 3, 4 जो भी दिए तो उनमें क्या रिज़ल्ट रहा आपका? ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। जी। मैंने 2020 में चालू किया था अटेम्प्ट देना। तो 2020 में मैंने मेंस लिखा था, वहाँ पे मेरे 3 मार्क्स से मेरा मेंस मिस हुआ था। देन सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। अ, उसकी भी स्टोरी है कि मैंने एग्ज़ाम में मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग गया कि क्या होगा, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लग गया। एंड फिर थर्ड अटेम्प्ट में मैंने वापस मेंस लिखा, और थर्ड अटेम्प्ट वाज माई वन ऑफ माई मोस्ट सीरियस अटेम्प्ट था। और उस टाइम पे जब नहीं हुआ तो मेरा ब्रेकडाउन हो गया कि बहुत एग्ज़ाम क्या ही है। बिल्कुल। वैसा। तो फिर मैंने फिर प्रिपरेशन छोड़ दिया कि मैं आईटी सेक्टर में चला जाऊँगा। तो मेरे पास प्लान भी था कि मैं आईटी में जाके जॉब बिल्कुल। वॉब पकड़ लूँगा, वैसा। तो बट जब 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, जॉब लग गई, जॉइनिंग ऑफर लेटर आ गया, फिर रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में सोचा तो यूपीएससी करने का था। तो ये एग्ज़ाम ऐसी है कि कभी आपको बाहर निकलने नहीं देती बिल्कुल, है। एडिक्शन हो जाता है इसका। हाँ, कि आप कितना भी कर लो, 3 साल अगर मैं छोड़ देता हूँ, 3 साल बाद फिर सोचता है फिर कि अब सोचें पैसा करूँ। कमा लिया, अब कर लेता हूँ यूपीएससी। तो वो बढ़िया ही हुआ कि मैंने इस बार दे दिया। और ये अटेम्प्ट मेरा, वो बोलते हैं ना कि जितना शांत दिमाग से आप कोई चीज़ करते हो तो उतना बेटर रहता है। जी। इस बार मैंने बहुत शांति से पेपर दिया है। मैंने ये सोचा कि आपको मुझे लेना है तो लो, वरना मत लो। हाँ, ये बिल्कुल। एटीट्यूड था मेरा इस बार, और इस बार मेरा फाइनली हो गया है। तो बस वैसा ही है। सर बात करें जैसे आपने बताया, पहले अटेम्प्ट में आपने मेंस लिखा, फिर दूसरे में प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर मेंस लिखा। हाँ, तो क्या होता है जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस लिख के आता है, प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा अगली बार, हाँ। तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होता है कि हमने पिछली बार मेंस लगा, अब बताओ हमसे प्रीलिम्स ही नहीं निकला। तो वो क्या साइकिल फिर शुरू से, मतलब पूरा साल फिर पढ़ो, फिर प्री मेंस, फिर वही कहानी हो जाती है। तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे? कभी-कभी जैसे आपने बताया कि आपने तैयारी भी छोड़ दी बीच में, डिमोटिवेट हो गई, ठीक है नहीं हो रहा तो मैं आईटी में चला जाता हूँ। तो फिर वो मोटिवेशन कैसे लाना है?
सर मोटिवेशन तो सबसे पहला आई थिंक जो रीज़न है आपका, आपने चालू क्यों किया था, मेरे लिए वो रीज़न मेरे पेरेंट्स थे, मेरी फैमिली थी। तो वो एक सबका अपना अपना एक रीज़न होता है और सबकी एक बिल्कुल, अपनी यूनिक स्टोरी है। बिल्कुल तो सर। वो अपनी यूनिक स्टोरी को आप खुद आइडेंटिफाई करें कि मुझे क्यों करना है। जी, आपने चालू खुद से भी आपको आप सोचे होंगे नहीं दूसरे कर रहे थे इसलिए मेरे लिए मैं एक थॉट आ हाँ, गया कि ऐसा है। ऐसा कभी नहीं होता है। आपको वो थॉट भी आया तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा। उस रीज़न को ढूँढिए, तो वो रीज़न आपको मोटिवेट करता रहेगा। बाकी ये तो हो गया लॉन्ग टर्म वाला मोटिवेशन। शॉर्ट टर्म में आप 24 आवर्स में आज मन नहीं कर रहा है, आप बैठे हुए हो, पलंग पे लेटे हुए हो कि नहीं है पढ़ने का मन, तो आप मैं बोलूँगा कि आप पंजाबी गाने सुनो, बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है इंसान को कि भाई कि मोटिवेटेड रहेगा बंदा। मोटिवेशनल वीडियोस ऑब्वियसली हेल्प करते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखो। पर ये आपको डेली 24 आवर्स वीकली आपको मोटिवेशन चाहिए उसके लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रीज़न होना चाहिए और गोल्स होने चाहिए। आप जैसे मैं डायरी राइटिंग करता था, अगर मेरे को आज जो करना है उसके लिए मैं डायरी में लिख दूंगा कि आज मुझे ये करना है और आगे बॉक्स बना दूंगा। जैसे मेरा वो टास्क कंप्लीट हुआ है मैं उसको अच्छे से काट दूंगा कि मेरा ये काम खत्म हो गया है। और वो अगर वो मेरा काम अगर दिन के 4 बजे खत्म हो गया है तो 4 बजे के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 घंटा सोऊंगा। तो उसमें वो भी एक टॉपिक छिड़ जाता है कि आप सोना कितना चाहिए। बिल्कुल। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन पे हो, आपने कितनी प्रेप कर ली है, बिल्कुल। आपके गोल्स क्या है। तो बस मैं इतना बोलूँगा, आप लो फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है कि लाइफ खराब ही हो गई है, अब तो क्या ही है, सब लोग कमा रहे हैं, मैं अकेला ही हूँ, जी। सब लोग शादी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, आप अकेले रह गए हो। तो मैं बोलूँगा आप सो जाइए आराम से, 2-4 घंटे सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। सोना कभी टाइम वेस्ट नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा मिथ है कि सो जाओगे टाइम वेस्ट है। 24 आवर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन करिए, तो मोटिवेटेड रहोगे आप जी। लाइफ में। वैसे सर बात करें हम आज के टाइम में क्या देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और एक चीज़ और चलती है कि लोग कहते हैं गर्लफ्रेंड बना ली या फिर जो भी है मेल फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है, तो कहते हैं टाइम वेस्ट होता है। तो क्या आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसे मेल या फीमेल फ्रेंड थे कि फ्रेंड्स इस जर्नी में रखना कितने ज़रूरी हैं? कुछ लोग बोलते हैं नहीं-नहीं डिस्ट्रैक्शन होता है, दोस्तों के साथ रहोगे, अपने रूम में बंद रहो, पढ़ाई करो। नहीं, नहीं। इससे इस क्वेश्चन से मैंने काफ़ी रिलेट किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं बहुत ज़्यादा सीरियस था। फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने मेंस लिखा था तब मैं लाइब्रेरी में ही रहता था। मैं 14 घंटे तक लाइब्रेरी जा रहा हूँ, केवल खाने और सोने जाता था वहाँ पे। और वो मेरा आई थिंक वो सबसे लाइफ में डिप्रेसिंग मोमेंट था कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। अब मैं बिल्कुल, सोचता हूँ तो मैं इतना ज़रूरत ही नहीं था जितना मैं सीरियस था जितना लाइफ में। सीरियस उसके बाद में मैंने बताया मेरा ग्रेजुएशन आईटी बॉम्बे से हुआ है। तो हमारा एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बना हुआ है, तो हम लोग काफ़ी मिलते रहते हैं। और जो गर्ल्स वाला है, गर्लफ्रेंड वाला बात करो, ऐसा नहीं है। मेरा स्टार्टिंग से ही मेरी काफ़ी फ्रेंड्स रही है कॉलेज में भी और अभी भी है। तो कभी वो नहीं रहता कि बंदा-बंदी जो निब्बा-निब्बी बोलते हैं, वैसा कुछ हाँ, नहीं है। हाँ। आप फ्रेंड सर्कल हो, बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, मैटर नहीं करता। अच्छे लोग होने चाहिए, जो आपको बिल्कुल सर। टॉक्सिक लोग नहीं होने चाहिए। टॉक्सिक लोग अगर है आपके लाइफ में, उनको दूर रखिए। और टॉक्सिक में भी केवल लोग समझते हैं फ्रेंड्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, होते हैं तो और उनको रिलेटिव्स भी दूर होते रखिए हैं। जितना दूर आप रख सकते हो। अपनी लाइफ को जितना पॉजिटिवली आप जी सकते हो। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप यूट्यूब पे कंटेंट ही बना रहे हो, बिल्कुल। आप उन लोगों से दूर रहिए जो आपको नीचे खींच रहे हैं। हाँ, कि ये क्या कर रहे हैं, हाँ, वीडियोज़ बनाना क्या है ये हाँ, सब। लोग बोलेंगे कि बड़ी एग्ज़ाम है, बड़ी हाँ, चीज़ कर रहे हो, कॉम्पिटिटर से बहुत बड़े-बड़े बहुत लोग हैं। आपको सेल्फ बिलीफ रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि आप कर सकते हो। जब बिल्कुल। आपको ये चीज़ होगा तो वो अपने आप चीज़ें अपने आप हो जाती है। जब होनी होती है ना चीज़ें, तब सिलेक्शन हो जाता है। सर बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की बात करते हैं। जैसे कि जब आप तैयारी के मूड में आए, आप तैयारी के दौरान आए, तो इस हम क्या देखते हैं इसका ना जो सिलेबस है उसकी कोई सीमा नहीं है। कितना भी पढ़ो, कभी कंप्लीट ही नहीं होना है। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मेरे को इतनी बुक्स पढ़नी है? रिसोर्सेज़ कैसे कलेक्ट की कि किसी से पूछा या पहले से कोई सीनियर या कोई फ्रेंड्स है, था इस तैयारी में या फिर सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह की सहायता से आपने ये सब चीज़ें की? नहीं, रोल तो सबका ही रहा है, सोशल मीडिया का भी रहा है, यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस देखी है, सीनियर्स से भी देखी है। पर मोस्टली मैं बोलूँगा जो सीनियर्स से, वो फ्रेंड्स जो सर्कल था मेरा, उन लोगों ने काफ़ी अच्छा गाइड करा। मैंने जनरल स्टडीज़ का कोचिंग नहीं किया है। वो मेरा मेरे अंदर गट फीलिंग था मुझे करना चाहिए, मैं मिस कर रहा हूँ कुछ। फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं कि वैसा। तो पर जब उन्होंने बताया कि मत कर, ये कर, तो मैंने भी कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं, नहीं, ये सही बोल रहे हैं सब लोग। तो वो ऐसा नहीं है कि केवल मेरा रोल है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि ऐसा है। वो सब फ्रेंड सर्कल, सारे सीनियर्स, सबका एक रूल रहा है कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। वो एक चीज़ थी। जी। सर बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? कैसे आपने जैसे जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो उस टाइम पे आपने कितने दिन या महीने, साल मतलब तैयारी करके दिया था? कैसे पढ़ते थे आप उस टाइम पे? साथ-साथ आप मेंस की भी तैयारी करते थे या सिर्फ प्री में लगे थे? हाँ, जैसे आपने पूछा कि तैयारी कैसे चालू करी थी,
तो मेरे पास ऑप्शन था, मैं 2019 का प्रीलिम्स दे सकता था, बट मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने 2 महीना भी नहीं हुआ था चालू करे हुए। सब लोग बोल रहे थे दे दे, क्या पता लक हो। तो मेरा पर्सपेक्टिव तब ये था और अभी भी यही है कि लक तब काम करता है जब आप मेहनत कर रहे हो। अब मैंने मेहनत ही नहीं करी, मैंने चीज़ें पढ़ी नहीं है और मैं एग्ज़ाम में बैठ के आया था, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ पास भी हो जाता तो मेंस नहीं होना था। बिल्कुल। तो आप वेल प्रिपेयर्ड हो, आप मेंटली आप स्टेबल हो कि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो गई है, तब आप अटेम्प्ट दीजिए। जी। कि चाहे आपके अटेम्प्ट्स कितने भी बचे हुए हो, आप अच्छे से सोच समझ के अटेम्प्ट दीजिए और खुद की कॉल को सुनिए। सबका सुनना चाहिए सोसाइटी, ऐसा नहीं है सब लोग खराब है, काफ़ी लोग अच्छे आपके भले के लिए ही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, बट आपको जो फीलिंग गट फीलिंग आ रही है आप उस पर बिलीव रखिए और फिर वैसे करिए। जी, वही है कि सुनना सबकी है, करना अपने मन अपने की। खुद के मन की है, जी, और एटलस आपकी खुद की स्टोरी है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको बिल्कुल। कैसे लाइफ को आगे लेके चलनी है। जी, आपके वो छोटे छोटे डिसीजन ही है जो लास्ट में जाके वो एक बड़ी चीज़ बनते हैं। जी। सर मैं बात कर रहा था कि प्रीलिम्स के दौरान क्या आपने जैसे बताया 2 महीने बचे थे, फिर नहीं दिया, फिर 20 वाला दिया। तो क्या साथ में मेंस की भी तैयारी करते थे या सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस था आपका? दोनों मेरे दोनों साथ साथ में ही चलता है। प्रीलिम्स मेरा स्ट्रेटेजी रहता है, प्रीलिम्स से 2 महीने पहले मैं प्रीलिम्स चालू करता हूँ और 2 महीने में कंटिन्यूअसली प्रीलिम्स का ही कंटेंट, प्रीलिम्स का ही मैपिंग और ये सब ट्राई करता हूँ कवर करने का क्वेश्चंस। बाकी टाइम पे मैं प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चलता हूँ। जो नोट्स मेकिंग होता है कि मैं ओनली एज का प्रीलिम बूस्टर फॉलो करता था रोज़ डेली सुबह। तो मैं उसके लिए 2-3 पेज स्टेपल करके हर एक मंथ का करंट अफेयर में 2 या 3 पेजेस में कवर कर लेता था। और बाकी टाइम में मेंस का कंटेंट, आंसर राइटिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सब करता रहता था। जी। तो मोस्टली ये रहा है कि प्रीलिम्स 2 महीना जस्ट एग्ज़ाम से पहले, बाकी टाइम दोनों साथ में और ज़्यादा फोकस मेंस एंड ऑप्शनल पे। तो बात करें आपने बताया आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कुछ जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बोलते हैं कि मैं पहले बहुत ख़राब आंसर लिखता था लेकिन लगातार मैंने लिखे तो बहुत इम्प्रूवमेंट आया। तो आंसर राइटिंग कितना ज़रूरी है और आपने कितनी आंसर राइटिंग की? आंसर राइटिंग वो बोलते हैं ना, सब कोर है यूपीएससी का। प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा, मेंस क्लियर करने के लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट कुछ केसेस है, एक्सेप्शनल केसेस है, जिसमें लोगों ने बिना आंसर राइटिंग के निकाला है। पर अपन है मेहनती लोग, अपन उनमें बिल्कुल। नहीं है, अपन को मेहनत करनी है जितना हो सकती है उतनी। तो आंसर राइटिंग के लिए आप डेली मैंने फुल लेंथ पेपर्स भी दिए मैंने कोचिंग्स के, तो वो टाइम में नहीं हो पाते थे। और डेली आंसर राइटिंग कर सकते हो आप, पर स्टार्टिंग वाले फेज में करिए आप डेली आंसर राइटिंग कि आपने 2 क्वेश्चन लिख लिया, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे पास कंटेंट ही नहीं है, आपके पास लिखने का कंटेंट नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप जिस भी आप यूएपीए पे आप आंसर लिख रहे हो, आप यूएपीए को अच्छे से गूगल कर लीजिए, आधा घंटा बैठ के पढ़ लीजिए, फिर आप टाइमर लगाइए 15 मिनट का। अभी आप यूपीएससी का पेपर नहीं दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप 10 मिनट में लिख रहे हैं, 15 मिनट का टाइमर लगाइए और जैसा आंसर लिख रहे हो वैसा लिखिए, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज पे हो, फर्स्ट बिल्कुल। अटेम्प्टर की बात कर रहा हूँ मैं। और उस आंसर को अभी सीनियर्स को या किसी को फ्रेंड्स को मत दिखाइए, उसी आंसर को वापस अगले दिन लिखिए या शाम को वापस लिखिए, तो वो आंसर इंप्रूव आपको खुद को होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल। और ये प्रोसेस आप 1 महीना 2 महीना करोगे तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ बिल्कुल। इंप्रूव होगी। जी। और धीरे धीरे आप इसको सेक्शनल टेस्ट में कन्वर्ट करिए, फिर फुल लेंथ टेस्ट आप दीजिए, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है कि यार मैंने इतना कर लिया, इसके बाद मैं कर रहा हूँ, तो आपको खुद को अच्छा लगेगा खुद के लिए। ऐसे, और आंसर राइटिंग को दिन के एंड में मत रखिए। बहुत लोग टालते रहते हैं कि शाम को कर लूँगा, दिन में लंच के बाद कर लूँगा, डिनर के बाद कर बिल्कुल, लूँगा। बिल्कुल। सुबह उठते ही जो सबसे टफ टास्क है वो कर लीजिए, तो आपको खुद के लिए अच्छा लगेगा कि आज मैंने ये तो कर ही जी, लिया। सबसे बड़ी चीज़ आज मैंने हाँ, कर ली अपनी। कर लिए। बाकी चीज़ें तो वीडियोज़ वगैरह तो चलती रहती है, आप बिल्कुल। सोते-सोते भी देख सकते हो। जी। तो बात करें कि मेंस की, तो मेंस का क्या है कि काफ़ी मतलब लिखना पड़ता है, प्री का तो ऑप्शनल होता है। तो उसके लिए मेंस के लिए जैसे क्या होता है हम पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, इतना सारा सिलेबस है, शॉर्ट्स नोट्स भी बनाते हैं हुँ। कि हम टा उसमें पॉइंट्स लिख लिए क्योंकि आप रट तो सकते नहीं हैं, अब एग्ज़ाम में बैठोगे तो पॉइंट्स के थ्रू अपने फिर जो दिमाग में आएगा वो चीज़ें लिखोगे। हुँ। तो आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाए थे, वो कितने हेल्पफुल रहे? ये चीज़ मैंने इस साल सीखी थी। लास्ट ईयर भी मैंने किया था पर इतना अच्छे से नहीं किया था। मैंने शॉर्ट नोट्स इस बार बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे थे। मैंने लास्ट ईयर ये फेस किया था कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले, जीएस 2 से पहले, जीएस 4 से पहले 2 घंटा होता है पढ़ने के लिए। उसमें भी जी। आधा घंटा आप कुछ वॉशरूम जा रहे हो, कुछ कर रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। 1.5 घंटे में आपको पूरा रिवाइज़ करना है कि मेंस में कि आप क्या लिखने वाले हो, और वो 1.5 घंटे में आप जो पढ़ोगे, मोस्टली आपको वही चीज़ें वो याद आती आएगी। हैं, ऐसा होता है। तो आप अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए इतने शॉर्ट में कि आप जीएस 2 के सारे नोट्स आप 3 या 4 पेज में आप लिख लीजिए, उसको हाईलाइट कर लीजिए, आपको क्या लिखना है, कीवर्ड्स आने चाहिए। एट लास्ट जो भी कॉपी चेक कर रहा है, वो अच्छे कीवर्ड्स दिखेंगे उनको, अच्छे राइटर्स, थिंकर्स दिखेंगे, अच्छे कोट्स दिखेंगे, तो उनको लगेगा कि किसी अच्छे बंदे ने, मेहनती बंदे ने काम करा है, बिल्कुल। उसने वैल्यूडेशन किया है लाइफ में। तो मार्क्स अपने आप ही, कोई भी होगा चाहे कितना भी खड़ूस हो, वो नंबर देना ही पड़ेगा उसको। बिल्कुल, वो नंबर देने पड़ेंगे।
तो हाँ। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक चीज़ के लिए अप्लाई होता है। ऐसे के लिए आप अपना कंटेंट पहले से रेडी रखिए, जीएस के लिए, ऑप्शनल के लिए, और प्रीलिम्स में भी तो करंट अफेयर के लिए भी ऐसे के लिए। आपका ऑप्शनल क्या था सर? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी था। इस साल देखें तो सोशियोलॉजी से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। टॉप 10 में भी काफ़ी लोगों का जो ऑप्शन सोशियोलॉजी है। तो शुरू से आपका सोशियोलॉजी था या फिर कहाँ से आपने सोचा कि बहुत सारे ऑप्शनल हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तमाम प्रकार के, तो सोशियोलॉजी क्यों चुना? ओके, इसकी भी स्टोरी है। ऑप्शनल चूज़ कैसे करें, ये क्वेश्चन आता है। मैंने कब पहले कब स्टार्टिंग मैंने 2019 में चालू करा, रिसर्च करना चालू करा था। बिल्कुल। ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हाँ, सोशियोलॉजी। तो मैंने 3 सबसे पहले मैंने किसी यूट्यूब वीडियो पे देखा था कि आप 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए जो आप ज़्यादा फ़ील आ रही है अंदर से कि आपको अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लगा। उनका फ़ील कैसे आ रही है, आप सिलेबस पढ़ें। ऐसा नहीं केवल एंथ्रो वर्ड से हाँ, आपको फ़ील आ दिमाग रही में है, आया। हाँ, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा-सा रिसर्च करिए उसके बारे में कि सिलेबस में है क्या। तो मेरे को एट लास्ट मैंने एंथ्रो और सोशियोलॉजी के मैंने दोनों का मैंने डिसाइड करने का सोचा। एंथ्रो में थोड़ा बायो बायो ओरिएंटेड है, तो मैंने सोचा मैं एंथ्रो तो नहीं हो पाएगा। और मैंने जब सोशियोलॉजी पढ़ा तो उस टाइम पे तो फैमिली, मैरिज, ये सारे टॉपिक्स ऐसे कि अपन बिल्कुल, डेली बिल्कुल। लाइफ हाँ, में डेली देखते लाइफ हैं। में देखते हैं वही है। तो इससे ज़्यादा रिलेट भी हुआ। फिर मैंने टॉपर्स के टॉक सुने काफ़ी कि भाई कि है ना सोशियोलॉजी में कैसे हेल्प होती है। तो सोशियोलॉजी आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो सोशियोलॉजी को एक्सप्लोर करिए। सोशियोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है सब्जेक्ट है जिसमें आपको हर जगह हेल्प होगी। ऐसे में आप सोशियोलॉजी को यूज़ कर सकते हो। आप जीएस 1 में सोसाइटी पूरा सेक्शन है। जीएस 4 के एग्जांपल्स में आप यूज़ कर सकते हो, और सोशियोलॉजी एज़ अ ऑप्शनल में तो आप है ही। बिल्कुल सर। तो ये जीएस 2 में भी आपका यूज़ हो जाएगा उसका। तो सोशियोलॉजी मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा। मेरे को हमेशा कभी धोखा नहीं दिया सोशियोलॉजी ने मेरे को। बाकी जीएस ने कभी-कभी दे दिया, पर ऑप्शनल ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। ऑप्शनल हमेशा सपोर्ट करा सिलेक्शन की तरफ। सर बात करें ना इंटरव्यू की, तो ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू था। जी तो सर। कैसा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का, और कितने मिनट आपका अप्रॉक्स इंटरव्यू चला था? और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछे गए थे? आपके हॉबीज़ थे या फिर आईआर वगैरह से या फिर ऑप्शनल से, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? इंटरव्यू टाइमिंग की बात करें तो इंटरव्यू टाइम मैंने जब जा रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया टाइमिंग। तो मेरे यहाँ से 25 मिनट्स के अराउंड चला होगा इंटरव्यू। एंड मेरा हॉबी बजट ट्रैवलिंग था। तो मेरा मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू मेरा बजट ट्रैवलिंग के अराउंड पे आप कहाँ गए हो, ऐसा। और कुछ मेरा केमिकल इंजीनियरिंग के अराउंड आया था। एंड उसके अलावा कुछ जनरल पर्सपेक्टिव। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस था, पुलिस सर्विस। तो उसके पीछे रीजंस, और आप आईपीएस में क्यों जाना चाहते हो, वो रीजंस जी, मुझे हुए थे तो आपने क्या बताया? पुलिस सर्विस के लिए। कुछ पर्सनल रीजन है वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, बट एक मोस्टली मेरे पापा, माय फादर वाज ए फॉर्मर आईआरएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर। तो एक उनके पास वर्दी था, तो मुझे वर्दी का काफ़ी था कि मेरे पापा हमेशा वर्दी को, बेल्ट को दिवाली के टाइम पे वो पूछते थे। तो बेल्ट को हमेशा पूछते थे, भगवान की जगह पे रखते थे। पहनने से पहले वो ढूक लगाते थे एक बार वर्दी को। तो मेरे लिए ऐसा था कि वर्दी ही तो है लाइफ, कि वर्दी के बिल्कुल लिए ही सर। तो पापा सब कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो एक थॉट हमेशा रहा मेरे अंदर कि भाई की वर्दी चाहिए मेरे को। जी। सेकेंडली जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे पुलिस के साथ में, मेरे हमेशा पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रहे। और जो पब्लिक परसेप्शन है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है पुलिस के बारे बिल्कुल, में। बिल्कुल है। तो ये मुझे इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई कि ऐसा है या नहीं है। तो मैंने सपोर्ट में ही बोला कि पब्लिक परसेप्शन ख़राब है, बट उनको इम्प्रूव करना है। उसके लिए कुछ सजेशंस वगैरह उनने बातचीत करी इसके बारे में। और एक थर्ड रीज़न, मैं आईआईटी बॉम्बे में सोशल बॉडी का पार्ट था अभ्युदय का। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी फील्ड वर्क करा, मैंने वॉलंटियर वर्क करा काफ़ी वहाँ पे। ओल्ड एज होम्स में गया, चाइल्ड होम्स में गया। तो वहाँ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा फील्ड पे काम करके, कि मुझे अच्छा लगता है ऑन ग्राउंड काम करना। तो ये एक फैक्टर था, ये 3-4 रीजंस मैंने दिए थे। जी सर, एक एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपने बताया कि जो पब्लिक में पुलिस की इमेज है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है हुँ, इंडिया में, खासतौर पर देखा जाए। हुँ, क्या होता है अगर अभी 4 पुलिस वाले यहाँ रोड पे आ जाएँ, तो जो कुछ जो नॉर्मल आम आदमी है तो वो डर जाएगा, वो अपने घरों में वापस चला जाएगा कि पता हाँ, नहीं क्या हो गया है। हाँ, जबकि वो आपकी सेवा के लिए, आपको डरना नहीं है। तो हाँ। ऐसा आपको क्यों लगता है कि जो कनेक्टिविटी है पुलिस और जो आम पब्लिक में, वो क्यों नहीं हो पा रही है? यही डिस्कशन हुआ था सर। जो चेयरपर्सन थे वो बोल रहे थे कि भाई कि कमिटीज आईपीएस ऑफिसर्स को ज़्यादा ट्रेनिंग देना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए उनके अंदर। तो मेरा आंसर यही था कि सर, जो हायर लेवल्स पे एम्पैथी है, लोगों को पता है कि क्या इश्यूज है। बिल्कुल, जो लोअर लेवल पे कांस्टेबल बिल्कुल, कांस्टेबल पे, बिल्कुल, जहाँ पे बंदा थाने में जा रहा है, जा रहा है। कोई भी थाने में जा रहा है, वो अपने सबसे ज़्यादा पहले दुखी है ज़िंदगी में, वो जी, खराब है, उसका तो कुछ चोरी हो गया है, बिल्कुल, या बिल्कुल। उसकी फैमिली में कुछ इशू चल रहा है बड़ा। तो उस टाइम पे जो भी उसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, वो एम्पैथेटिक होना चाहिए, बिल्कुल, कंपैशनेट होना चाहिए कि बात कैसे करनी है, उसके लिए उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। बिल्कुल।
और ज़्यादातर लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं है, उनको पता नहीं है, उनकी ट्रेनिंग बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे होती है। बिल्कुल। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है उनको पता नहीं है, एथिक्स क्या होते हैं उनको नहीं पता है। तो उनका भी गलती नहीं है, आई थिंक ये ट्रेनिंग वगैरह के ऊपर अपन ब्लेम डाल सकते क्योंकि हैं। फर्स्ट इंटरेक्शन उनका पहले कांस्टेबल से होगा, फिर हुँ, जाके वो ऊपर लेवल का ऑफिसर से मिलेगा, हुँ, वो हुँ। चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ होगी, ट्रेनिंग उनको सही से प्रोवाइड करी जाएगी, तो ऑब्वियसली ये बेटर होगी ये चीज़ें। जी, तो पर प मेरा पर्सनली मेरा इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा रहा है पुलिस के साथ में, जी। बट परसेप्शन चेंज होना चाहिए और इट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मैंने आईपीएस को फर्स्ट प्रेफ़रेंस रखा था। सर आपका टाइम टेबल कितने घंटे दिन में पढ़ते थे? और मैंने आपको बताया मैं डायरी राइटिंग करता था। मेरी डायरी राइटिंग में मेरा टास्क अगर मेरे दिन के 5 बजे 6 बजे खत्म हो गए, वैसे एवरेज देखें तो आप डेली कितना 10 घंटे 8 घंटे नहीं हो जाता था? 8-10 घंटा बोल सकते हैं, 8 टू 10 आवर्स, 8 टू 10 आवर्स पढ़ता था मैं। तो बात करें रिवीजन की, तो रिवीजन क्या होता है बहुत ज़रूरी है, रिवीजन नहीं है तो सिलेक्शन नहीं है। हुँ। तो रिवीजन आपका डेली रहता था या वीकली या मंथली, या फिर सारा आपने जैसे 5 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, इनको कंप्लीट करके फिर उसका मैं 2 महीने बाद रिवीजन करूँगा, कैसे करते थे? जो आपने लास्ट पॉइंट बोला वैसे करता था मैं एक बार सारे सब्जेक्ट्स में कवर कर लूँगा। जीएस 1 मेरा पूरा हो गया है, तो जीएस 1 फिर मैं रिवाइज़ पूरा छोड़ दूँगा, फिर जीएस 2, जीएस 3, जी, जीएस 4 उसको एक बार मेरा पूरा सिलेबस हो गया है, फिर मेरे को दोबारा कॉन्फिडेंस आ गया है, उसके बाद में फिर मैं सेकंड आइटरेशन करूँगा, फिर थर्ड आइटरेशन करूँगा और लास्ट में आके ये 2-2 3-3 दिन में आप है ना इतने शॉर्ट नोट्स हो जाते हैं कि आप उसे कवर कर लेते हो। सर अंत में बात करते हैं जो 2024-25 से जो 26 का जो देना चाहते हैं प्रीलिम्स हुँ। है, तो उनके लिए क्या अंत में आपका मैसेज रहेगा? कोई ऐसे टिप्स हो? टिप्स मेरी ये रहेगी सबने पढ़ लिया है अभी तक जितना पढ़ना था। आप आप अभी क्या कीजिए कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे आप सही से एग्ज़ाम दीजिए। बहुत ज़्यादा अपन स्ट्रेस में रहते हैं कि एग्ज़ाम है, इसी एग्ज़ाम से लाइफ बनेगी ऐसा है। बिल्कुल, एग्ज़ाम में काम रहिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि यही एग्ज़ाम है बाकी तो लाइफ है ही नहीं। बिल्कुल। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ही ट्रीट करिए कि एग्ज़ाम से खुशी नहीं मिलेगी आपको लाइफ में, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मेरा पहले भी आईआईटी हुआ है, यूपीएससी हुआ है, अभी हुआ है। तो खुशी आप चॉइस रहती है हमेशा, आप खुशी ढूँढिए, एग्ज़ाम के पीछे मत भागिए और एग्ज़ाम में आप काम रहिए, जितना काम आप रह सकते हो, कॉन्फिडेंट रहिए, ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं करने जो आपको ऑलरेडी आते थे। बाद में आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन आता था और मैंने पैनिक होके गलत किया है। अगर आपने इसको फॉलो किया तो आपका 10-20% आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो ही जाएगा, आपको काम रहना है बस। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद।